भूमि कन्या, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी सेन। सबसे पहले एक नजर इस वक्त के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा, बिजनेस करना सरकार का काम नहीं, सरकार का काम गरीब को खाना, घर, शौचालय, पानी और छोटे किसानों को सुविधाएं देना। कहा, मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूं, मैंने हिंदुस्तान भर के किसानों का दिल जीता। खाद्य तेलों और तिलहनों के भंडारण सीमा आदेश को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र ने की बैठक। खाद्य तेल और तिलहनों की भंडारण सीमा 30 जून 2022 तक बढ़ी। आदेश का लक्ष्य देश में जमाखोरी को रोकना। देश भर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के किए जा रहे हैं प्रयास। परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के माध्यम से जैविक खेती को रासायनिक मुक्त खेती के रूप में दिया जा रहा है बढ़ावा। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में गरीब किसान और विकास से जुड़े तमाम मसलों पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूं, मैंने हिंदुस्तान भर के किसानों का दिल जीता है। मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूं। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूं और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम गरीब को खाना, घर, शौचालय, पानी, इलाज और छोटे किसानों को सुविधाएं देना है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से हमारी आर्थिक सिद्धांतों की चर्चा आप सुनोगे तो यही रही है कि हम देश की जनता पे भरोसा करते हैं, देश की जनता के सामर्थ्य पे भरोसा करते हैं। सरकार की नीतियां उनको अवसर देने वाली होनी चाहिए और हम वो नीतियां बना रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा अवसर मिले। वो दूसरी बात है, हमारा मत है, गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू डू ए बिजनेस। अब ये कहाँ समाजवाद के साथ बैठता है? ये तो समाजवाद के खिलाफ है। सरकार का काम है गरीब के लिए भोजन की चिंता करो, सरकार का काम है गरीब के लिए घर बनाओ, सरकार का काम है गरीब के लिए शौचालय बनाओ, सरकार का काम है गरीब को पीने का शुद्ध पानी दो, सरकार का काम है गरीब अगर बीमार है तो उसको इलाज की व्यवस्था करो, सरकार का काम है गरीब गांव-गांव तक कुछ रास्ते बनाओ, लोगों को जाने आने की सुविधा करो। सरकार का काम है कि हमारा देश का एग्रीकल्चर ताकत जो है विश्व के बाजार में कैसे पहुंचे, इसके लिए कुछ व्यवस्था करो। छोटे किसान, उसको दरकिनार रखिए क्या, उसकी चिंता करो। और मेरी प्राथमिकता यही है, मुझे लोगों को घर देना है, मुझे गरीबों को शौचालय देना है, मुझे गरीबों को धुएं से मुक्त करना है, मुझे गरीबों को घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना है, मुझे गरीब के बच्चों को पढ़ाना है
अगर कोई इसको समाजवाद कहता है तो मुझे ये समाजवाद मंजूर है। केंद्र सरकार ने 3 फरवरी 2022 को एक आदेश को अधिसूचित किया था, जिसके तहत खाद्य तेल और तिलहनों की भंडारण सीमा की मात्रा 30 जून 2022 तक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य है देश में खाद्य तेलों की कीमतें स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न पहलों में तेजी आ सके। भंडारण सीमा आदेश केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये अधिकार देता है कि वे खाद्य तेलों और तिलहनों के भंडारण और वितरण को नियमबद्ध कर सकें। इससे देश में खाद्य तेलों और तिलहनों की जमाखोरी रोकने में सरकारी प्रयासों को बल मिलेगा। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 8 फरवरी 2022 को एक बैठक की, जिसमें 3 फरवरी के जारी उपरोक्त आदेश को क्रियान्वित करने की योजना पर चर्चा की गई है। बैठक के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी बिना आपूर्ति श्रृंखला और वैधानिक कारोबार में अड़चन पैदा किए भंडारण सीमा मात्रा आदेश लागू कर सकते हैं। खाद्य तेलों के संबंध में भंडारण सीमा तय कर दी गई है। और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर कोशिशें हो रही हैं। सरकार 2015 और 16 से शुरू की गई योजनाओं जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के माध्यम से जैविक खेती को रासायनिक मुक्त खेती के रूप में बढ़ावा दे रही है और इसके सफल परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पुराने समय में की जाने वाली पारंपरिक खेती को गौमूत्र या गाय के गोबर और रासायनिक मुक्त तरीके से किया जाता था। आज के समय में भी इस तरह की खेती की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जैविक कृषि उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने 2015-16 से शुरू की गई योजनाओं जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के माध्यम से जैविक खेती को रासायनिक मुक्त खेती के रूप में बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक किसानों को जैविक उत्पादन से लेकर प्रमाणीकरण और विपणन तक सहायता प्रदान करती हैं, जिसमें कटाई के बाद प्रबंधन जैसे प्रसंस्करण, पैकेजिंग आदि शामिल हैं। PKVY योजना के तहत उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 से पारंपरिक कृषि विकास योजना की एक उपयोजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की शुरुआत की गई। यह योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक उत्पादनों के बहिष्कार पर जोर देती है और बायोमास मिल्चिंग, गाय के गोबर मूत्र फॉर्मुलेशन के उपयोग को बढ़ावा देती है। अब तक प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और देश भर के 8 राज्यों में 4,980.99 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने क्षेत्रीय परिषद या राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम प्रमाणीकरण के माध्यम से भागीदारी गारंटी प्रणाली के लिए 8.0 या 2700 हेक्टेयर से अधिक वाले व्यक्तिगत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। PKVY और मूव सेंडर योजनाओं के तहत किसानों को बीज, जैविक उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उत्पादन के लिए 3 वर्ष के लिए 31,000 हेक्टेयर और 32,500 हेक्टेयर की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा है कि देश में 2013 और 14 के मुकाबले रोजगार में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 80 लाख रोजगार केवल संस्थागत क्षेत्र में बढ़े हैं। भारत सरकार के द्वारा रोजगार की स्थिति और रोजगार की उपलब्धता के लिए 3 मानकों के आधार पर हम लोग स्थिति को दर्शाते हैं। पहला, हमारी सरकार के द्वारा एक पीरियडिक लेबर सर्वे किया जाता है और लेबर सर्वे की रिपोर्ट मैंने उत्तर के साथ लगाई है। दूसरा, जो अभी तक पीरियडिक लेबर सर्वे है वो लेबर सर्वे केवल डिमांड साइड को दर्शाता है। अब भारत सरकार के द्वारा सप्लाई साइड के लिए लेबर ब्यूरो के द्वारा एक सर्वे प्रारंभ किया गया है। ये सर्वे भी क्वार्टरली किया जाना शुरू किया है और इस क्वार्टरली सर्वे की जो पहली रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने दर्शाया है कि 2013-14 के मुकाबले में भारत में इस संस्थागत रोजगार में 22% की वृद्धि हुई है। उसके बाद जहाँ तक पहली जो लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद जो दूसरी रिपोर्ट अभी सितंबर में आई है उसमें भी ये दर्शाया गया है कि कोविड की तीसरी लहर आने के बावजूद भी संस्थागत क्षेत्रों में 2 लाख रोजगार की वृद्धि हुई है।
तीसरा जो विषय है वो ईपीएफओ का पेरोल है और ईपीएफओ का पेरोल भी ये दर्शाता है कि कोविड से गुजरने के बाद भी ईपीएफ के पेरोल पे जो रजिस्टर्ड कामगारों की संख्या है उसमें भी वृद्धि हुई है। चौथा विषय ये है कि अब केवल संस्थागत नहीं, हम एरिया बेस्ड भी लेबर ब्यूरो का क्वार्टरली सर्वे शुरू कर रहे हैं, जिसके द्वारा भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो बाकी के 9 सेक्टर है वहां पर रोजगार उत्पादन और वृद्धि की स्थिति को दर्शाया जाए। और इसलिए भारत सरकार के द्वारा जहां रोजगार उपलब्ध कराने का विषय है, तीनों सर्वे दर्शाते हैं कि भारत में रोजगार में वृद्धि हुई है। 2013-14 के मुकाबले में 3 करोड़ 80 लाख जो रोजगार है वो केवल संस्थागत क्षेत्र में बढ़े हैं, जो लेबर ब्यूरो के सर्वे में दिखाया गया है। और अब बात प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की। सरकार ने PMAYG के तहत 2024 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य 2.95 करोड़ घरों का निर्धारित किया है, जिसमें से 2,62,34,163 घरों का लक्ष्य 2016 और 17 से लेकर 2021 और 22 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही आवंटित किया जा चुका है। इस योजना के तहत अब तक कितने लाभार्थियों को फायदा पहुंचा है और सरकार क्या कदम उठा रही है, इससे लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2024 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य 2,95 लाख घरों के निर्माण एवं आवंटन का है। अगर इसकी सफलता के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक 2,17,54,812 आवास स्वीकृत किए गए हैं। 2 फरवरी 2022 तक 1,71,34,737 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च 2024 तक घरों की स्वीकृति और पूर्णता और लक्ष्यों की प्राप्ति की गति बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिनमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन, नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग की स्वीकृति, पूर्णता की सूक्ष्म निगरानी, उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा शामिल है। इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन हितग्राहियों को आवास आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जानकारी के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और भारतीय सेना ने पुंछ जिले के गांव मंगनार में कौशल विकास के जरिए महिलाओं को सशक्त करते हुए वादियां बेकरी की शुरुआत की है। वादियां बेकरी में 12 से 15 महिलाएं काम कर रही हैं। ये महिलाएं यहां कई बेकरी उत्पाद तैयार कर रही हैं। भारतीय सेना के रोमियो फोर्स की मदद से इस बेकरी के उत्पादों को दिल्ली, पूना और बॉम्बे में बेचा जाता है और सेना द्वारा इन महिलाओं को बेकरी उत्पादों का लाभ भी दिया जाता है। पुंछ के मंगनार की महिलाएं सेना की मदद से बेकरी उत्पादों को तैयार कर संतुष्ट हैं। आर्मी ने, RR ने बेकरी हमारे गांव में खोली और हमारे गांव को चुना। मैं इनका निहायत ही शुक्रिया अदा करता हूं और निहायत ही शुक्रगुजार हूं कि हमारे बैकवर्ड गांव था, इसको चुना। तो यहाँ हमारी 12 लेडीज़ जो हैं वो उस काम को जानने लगी और हमारी बेकरी जो थी, वादिया बेकरी जो थी, वो प्रोडक्ट होके पुणे तक जाने लगी और बाहर गई। तो मैं इनका निहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा काम किया कि उन औरतों को, उन 12 कुमों को रोजगार मिला। 39 RR की बदौलत जो है खुला है, इससे जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो बच्चियों ने यहाँ पर ट्रेनिंग की है और ये बहुत दूर दराज रिमोट एरिया है, दूर दराज तक यहाँ पर ये इसमें कोई ये प्रोडक्ट था नहीं यहाँ पर, तो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और बच्चियाँ ट्रेंड होंगी और एक अच्छी प्योर चीज़ जो है लोगों को घर में पहुंचेगी। दूर दराज पंजाब, हरियाणा उधर तक जो है वो बेकरी का जो सिस्टम है और उसी लिहाज से यहाँ पर जो बढ़ चढ़ के जो आर्मी वालों ने यहाँ पर किया है, तो लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और बहुत अच्छा काम है ये
और भी बच्चियां ट्रेन होंगी। हम कोशिश करेंगे आगे 2-4 और गाँव हैं वहाँ पर भी ये जो है इनकी ब्रांच जो है वो खोली जाए। मंगना बेकरी खोली गई है 39 RR की तरफ से। इसमें बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बन रहे थे। पहले 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, अभी 5 प्रोडक्ट जो हैं और नए तैयार किए गए हैं। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और फ्रेश यहाँ पर ही सामान लेकर यहाँ ही बनाए जाते हैं। इसके जो सेल है वो पंजाब, हरियाणा, पूना तक होती है और जो इसका पैसा आता है वो जो यहाँ पर 15-20 लड़कियाँ काम कर रही हैं उनके लिए उनको रोज़गार मिलता है और ऐसा जो रोज़गार है इससे लड़कियों को फ़ायदा हुआ और जो ये प्रोजेक्ट है और लड़कियाँ भी सीखकर अपना रोज़गार जो है को बढ़ा सकती हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है कि यहाँ पे एक बेकरी लॉन्च हुई है और यहाँ पे ये लड़कियाँ यहाँ पे जो हैं ये काम कर रही हैं। इनके एक तो ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ये प्रोडक्ट जम्मू और दिल्ली, पुणे एंड मुंबई में होते हैं और जो इसकी सेल होती है, जो इसका प्रॉफिट आता है वो यहाँ की लड़कियों को मिलता है। यहाँ पे आना ऐसी जगह पे और यहाँ पे इनको सिखाकर और ये अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मैं इनको सिखा पाई और इतना अच्छा इनको ट्रेन कर पाई। और किसान कल्याण के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसे ही एक कदम के तौर पर तमिलनाडु के नारियल किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। केंद्र सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार ने नारियल किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए वैल्यू एडेड नीरा ड्रिंक बाजार में उतारा है। 7 साल के परीक्षण के बाद ये उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। नीरा को नारियल के पेड़ों से हासिल किया जाता है और इसमें विशेष रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सहायता ली जाती है। नीरा ड्रिंक हर 12 घंटे बाद पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसे विशेष प्रक्रिया के तहत स्टोर करने के बाद पैक किया जाता है ताकि गुणवत्ता बरकरार रहे। इस उत्पाद को लाने का लक्ष्य किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ जनता में बेहतर खान पान आदत को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार पहले चरण में तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के 1120 संयोजक किसान इससे जुड़ गए हैं। ये संयोजक किसान बिचौलियों के बजाय अब सीधे उत्पादक किसानों को मुनाफा देंगे। 200 मिलीलीटर नीरा ड्रिंक का मूल्य 50 रुपये रखा गया है। इस ड्रिंक का सेवन सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। इस कदम से किसानों को लाभ मिलेगा। नारियल किसानों के लिए सरकार के इस प्रयास को सराहा भी जा रहा है। और आइए अब देखते हैं देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या रहा है भाव। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुवाई पीछे चल रही है। बीते कुछ समय से देश भर में आगे चल रहा गेहूं का रकबा 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं बुवाई निर्धारित लक्ष्य से 40 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुवाई 3 करोड़ 43 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुवाई का रकबा 3 करोड़ 46 लाख 10 हजार हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 32 लाख टन बढ़कर 41 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 8,47,344 टन ही हुआ था। बता दें कि भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रहा है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धौराजी मंडी में 8 फरवरी को लोकवान गेहूं का भाव था
2030 रुपए। 9 फरवरी को इसके भाव में 75 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1955 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 फरवरी को गेहूं 2000 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2000 रुपए। 9 फरवरी को इसके सौदे 30 रुपए मजबूत होकर 2030 रुपए पर हुए। इसके दौरान उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धारा गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 8 फरवरी को धारा गेहूं का भाव था 1930 रुपए। 9 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव 1940 रुपए पर जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों के निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागबानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं बात काली मिर्च की पैदावार की करें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,04,000 टन रही थी। वहीं काली मिर्च के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार केरल की अंगवाली मंडी में 8 फरवरी को काली मिर्च का भाव था 47,000 रुपए। 9 फरवरी को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 47,000 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही कालपेटा मंडी में इस दौरान काली मिर्च के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 फरवरी को काली मिर्च का भाव था 47,000 रुपए। 9 फरवरी को इसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 47,500 रुपए। वहीं पयानूर मंडी में इस दौरान काली मिर्च के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 8 फरवरी को काली मिर्च का भाव रहा 47,000 रुपए। 9 फरवरी को इसके सौदे 1,000 रुपए लुढ़क कर 46,000 रुपए पर हुए। और अब बात मौसमी खेती की और जानते हैं इस मौसम में कैसे रखें खेतों का ध्यान। उड़ीसा के पश्चिमी लहरदार इलाके में बुवाई के 4 हफ्ते बाद धान की रोपाई का काम करें। उड़ीसा के उत्तर पूर्वी घाट इलाके में और पूर्वी घाट के ऊपरी हिस्से में भी धान की रोपाई कर सकते हैं। वहीं उड़ीसा के उत्तरी मध्य पठार क्षेत्र में कम अवधि वाली धान की रोपाई का काम पूरा कर लें। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में मुख्य खेतों में धान की रोपाई का काम करें। जो किसान धान की रोपाई कर चुके हैं वो जरूरत के हिसाब से साफ मौसम में उर्वरक का छिड़काव करें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ हिस्से में अगर धान के पौधे लाल पड़ रहे हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर दवा या उर्वरक का छिड़काव करें। अगर पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड की बात करें तो यहाँ के किसान इन दिनों कम अवधि वाली दलहनी फसलों की बुवाई करें। नागालैंड में मूंग की बुवाई की जा सकती है। यहाँ किसान सनई और ढेंचा भी करें। उधर पंजाब के उत्तरी मैदानी इलाकों में गन्ने की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान इन दिनों प्याज की रोपाई भी कर सकते हैं। पंजाब के लहरदार इलाके में फरवरी तक मक्का की बुवाई पूरी कर लें। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करें।
लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब एक नजर खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण के मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने लखनऊ में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 67,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के संक्रमित मरीज 1,67,822 मरीज उपचार करवाकर सेहतमंद हो चुके हैं। इसके बाद रिकवरी रेट 96.95% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,90,786 है। वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर वर्तमान में 6.58% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.44% है। भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 171 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। देश ने कोरोना टीकाकरण में शानदार उपलब्धि हासिल की है। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान 3 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था और इस अभियान के तहत सिर्फ 37 दिनों में ही 5 करोड़ किशोरों को वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है। सरकार ने देश में ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत कुछ अपवादों के साथ विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनुसंधान और विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात को प्रतिबंध से छूट मिली है, लेकिन ऐसे आयात के लिए उचित मंजूरी की आवश्यकता होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि ड्रोन घटकों के आयात के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक के बाद आज भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजों के बारे में बात करते हुए कहा कि नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला लिया गया है। अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इस सुरंग के निर्माण में संगठन की शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। ये सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। और ब्रिटेन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्डों को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग 3 अक्टूबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित की थी। रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पर बेहद सर्द तापमान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की अस्थियां नासिक स्थित गोदावरी में विसर्जित की गई हैं। इस दौरान उनके भतीजे आदिनाथ ने धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक कलश से अस्थियां नदी में प्रवाहित की हैं। 6 दशकों तक अपनी मीठी आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर का 6 फरवरी को निधन हो गया था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।